जय हिंद दोस्तों। मैं दीपेंद्र स्वागत करता हूं आपका डीएमएन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अपन जो पीछे वाली क्लास में पढ़ रहे थे वो अपन पढ़ रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, और इसके अलावा अपन लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ओडिशा स्टेट। आज की जो क्लास होगी इसमें अपन एक तो पढ़ेंगे मूल कर्तव्यों से रिलेटेड जो एक दो चीज़ें अपनी बाकी रही है वो, और इसके अलावा अपन जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो आज नया स्टेट जो अपन लेने वाले हैं वो स्टेट रहेगा झारखंड। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ें आज अपन करने वाले हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद अपन जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय जो कार्यपालिका है उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने लास्ट क्लास में जो बात करी थी वो बात करी थी मूल कर्तव्यों के बारे में। किसके बारे में बात करी थी अपन ने? मूल कर्तव्य जो है उनके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अपन ने बात करी थी। मूल कर्तव्यों के अंदर दोस्तों अपन ने ये देखा है कि मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग जो है वो कौन से के अंदर है, कौन से पार्ट में है? तो आपने कहा पार्ट 4A के अंदर है। कौन से भाग में है? पार्ट 4A के अंदर है। फिर उसके बाद अपन ने बात करी कि कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद में है। तो आपने कहा कि भाई आर्टिकल 51A के अंदर है। अगला अपन ने देखा कि भाई इनका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तो अपन ने देखा यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ, रूस। इसके अलावा अपन ने दोस्तों ये देखा कि क्या ये वाद योग्य होते हैं, क्या ये जस्टिसिएबल होते हैं। तो कहा गया कि भाई ये वाद योग्य नहीं होते हैं। अगला अपन ने ये देखा क्या ये संविधान का आधारिक भाग है, यानी मूल संविधान का भाग है। क्या ये संविधान का आधारिक भाग है? तो अपन ने कहा नहीं। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी के अंदर ये नहीं था, यानी मूल संविधान का भाग ये नहीं था। एक चीज और कि आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, 2 क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे। ठीक है, वो क्वेश्चन जो पीछे वाली क्लास से रिलेटेड थे। आपने एक तो ये पूछा था कि भाई जो मदिरा है, लिकर है ना, जो वाइन है, कि भाई उसके ऊपर संविधान में ये कहा गया है कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये तो चल रही है अभी तक। तो देखो, मैंने कहा कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। और मैंने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को कहा गया है कि आप जब ये चीज कर सकते हो, आपको ये करना है, जब आपको उचित टाइम लगे तब आपको करना है। तो ये यहाँ पर सरकार पे जरूरी नहीं है कि सरकार जो है वो इसको करे ही करे। ठीक है ना, ये तो सरकार को दिए गए एक नैतिक आदेश है कि भाई आपको ये करना है। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है, आप सरकार चाहे तो बंद कर सकती है। ठीक है, लेकिन अभी तक सरकार को लगा नहीं है तो सरकार ने बंद नहीं किया है। तो ये चीज ध्यान रखना कि मूल अधिकार अलग चीज होते हैं, ये नीति निर्देशक तत्व अलग चीज होते हैं। ये सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं, सरकार इनके लिए बाध्य नहीं है। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। एक आपने पीछे वाली क्लास में मेरे से एक क्वेश्चन और भी पूछा था। वो क्वेश्चन ये था कि जब अपन मूल कर्तव्य और मूल अधिकार की बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि मूल अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को भी मिले हुए हैं और कुछ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, मैंने ये कहा था। तो एक ने क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि भाई सर ऐसे कौन सा जो आर्टिकल है जो विदेशियों को भी मिला हुआ है मूल अधिकार के अंदर। तो कई सारे मिले हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा कि सर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अनुच्छेद 14 जो है वो हो गया एक तो। इसके अलावा अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A। ठीक है, और इसके अलावा अनुच्छेद 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सभी भी किसको मिले हुए हैं? विदेशियों को मिले हुए हैं। तो ये आर्टिकल आप ध्यान रख लेना कि भाई अगर क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, या मूल अधिकार में कौन सा अनुच्छेद है जो विदेशियों को भी प्राप्त है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना।
ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल है, ये ध्यान रख लेना। और ये वाली चीज भी मैंने आपको बता दी है कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, सलाहकारी होते हैं, एडवाइजरी होते हैं। ठीक है, रह जाएगा ध्यान। चलो, तो ये आर्टिकल आप लोग लिख लेना और ये आर्टिकल ध्यान रखना। ये किस में है आर्टिकल? ये आर्टिकल है मूल अधिकार के अंदर, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके अंदर ये आर्टिकल है, जो विदेशियों को भी मिले हुए, फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। चलो, अब अपन वापस आते हैं अपने मूल कर्तव्य के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। तो अपन ने देखा कि भाई ये भाग 4A में आर्टिकल 51A में इनका सोर्स जो है वो यूएसएसआर है, जस्टिसेबल ये नहीं होते हैं, और ये संविधान का आधारिक भाग भी नहीं है। आधारिक भाग का मतलब कि जो मूल संविधान था उसमें नहीं था, इनको बाद में जोड़ा गया। अगला कि इनसे संबंधित समिति रिलेटेड कमिटी कौन सी है? तो ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि भाई किस समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। तो ये था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी, इसकी सिफारिश के ऊपर भारतीय संविधान में क्या जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य जो है इनको जोड़ा गया था। रह जाएगा ध्यान कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अंदर जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। ये चीजें अपन पिछली वाली क्लास में इन चीजों के बारे में बात कर चुके हैं अच्छे से। अगला उसके बाद अपन देखें कि भाई समिति ने जो इसने सिफारिश करी वो तो कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब मैंने पीछे वाली क्लास में ये भी बताया कि इनसे संबंधित संशोधन कौन सा है, रिलेटेड अमेंडमेंट, संबंधित संशोधन, रिलेटेड अमेंडमेंट कौन सा है? तो इनसे रिलेटेड अमेंडमेंट हो गया, पहला अमेंडमेंट तो ये था 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, मैंने बताया था कि इसके द्वारा भारतीय संविधान के अंदर कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अच्छे से ध्यान रखना है, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है कि 42वें संविधान जो संशोधन था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, इसके द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो आप कहोगे कि भाई 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भाई भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो वो कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये मैं बता चुका हूँ बहुत बार कि आपको कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था। ठीक है, अगला इसके बाद एक संशोधन और हुआ और वो संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। और ये 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ था? 2002 के अंदर हुआ था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 के अंदर हुआ था। और इस अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। ठीक है, एक जो अपनी ड्यूटी है उसको और ऐड कर दी गई। रह जाएगा ध्यान, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2002, इसके द्वारा भारतीय संविधान के अंदर एक मूल कर्तव्य जो है वो और जोड़ दिया गया। ये मूल कर्तव्य ये था कि भाई जो माता पिता है, ठीक है, माता पिता और अभिभावक, पेरेंट्स और जो गार्जियन है, वो अपने 6 से 14 वर्ष तक की, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो ये जो वाला है ये किसके द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 जो है उसके द्वारा ये
जोड़ा गया था। रह जाएगा ध्यान। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान जो है उस वर्तमान में प्रेजेंट में कितने जो है मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में हैं। तो आप कितने कहोगे? 11। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन देके भी पूछ लेगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। और वर्तमान में कितने हैं? 11। बाद में जो एक और जोड़ा गया वो किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहां तक का ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब इससे रिलेटेड जो है वो कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखनी है? देखो, अपने मूल कर्तव्य जो है उनमें कहा गया है कि राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, लेकिन मूल कर्तव्य के अंदर ये नहीं कहा गया है कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग जो है वो मूल कर्तव्य में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य में नहीं है। ठीक है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज ये दे देंगे, एक और दे देंगे और उनमें से कोई, और साथ में दे देगा राष्ट्रीय गीत। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय गीत जो है वो मूल कर्तव्य के अंदर नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको पीछे वाली क्लास में बताया गया हूं, कर अदायगी यानी टैक्स जो है, जो पे करना है, कर जो देना है वो भी इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, वोट जो है वो भी इसके अंदर नहीं बताया गया है। ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जो है वो भी इसके अंदर नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये मूल कर्तव्यों के अंदर नहीं है। राष्ट्रगीत, टैक्स, वोट और फैमिली प्लानिंग जो है वो मूल कर्तव्यों में नहीं है। रह जाएगा, अच्छे से ध्यान, इनको साथ साथ में लिखते रहना आपको आपकी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है ना, कि राष्ट्रीय गीत और कर देना, वोट देना और परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जो है वो मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला देखो, इसमें एक ध्यान रखना है, CR ईरानी समिति। ठीक है, और एक आपको ध्यान रखना है वर्मा समिति। ये जो दोनों समिति हैं, CR ईरानी समिति और वर्मा समिति, ठीक है, ये दोनों की दोनों किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। आ जाएगा ध्यान कि CR ईरानी समिति किससे संबंधित है? आप कहोगे मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए वर्मा समिति किससे संबंधित है, तो आप क्या कहोगे कि मूल कर्तव्य जो है उनसे संबंधित है। रह जाएगा ध्यान, CR ईरानी समिति और वर्मा समिति जो है ये दोनों ही किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित हैं। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010, इससे जो है संपूर्ण भारत में जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा जो है उसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से अनिवार्य शिक्षा को संपूर्ण भारत में, कंपल्सरी एजुकेशन को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रख लेना है। तो ये कुछ चीजें थी जो क्वेश्चंस थे जो मूल कर्तव्यों से रिलेटेड जो है अधिकतर जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है मूल कर्तव्यों से संबंधित। और इसमें जो मूल कर्तव्य अपने जो 11 मूल कर्तव्य हैं, तो इनको अपने को यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वनडे जो एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम के अंदर इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और फिर जो इससे बड़े जो एग्जाम होते हैं, है ना, तो उनके अंदर फिर वो क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें इनसे ज़्यादा अगला जो है वो नहीं जाता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। तो मेरे हिसाब से मूल कर्तव्य से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करोगे तो सारे क्वेश्चन इसके अंदर हो जाएंगे, नहीं बचेंगे आपके मूल कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन जो है वो। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला जो भाग आएगा भारतीय संविधान का, जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका।
अगला जो भाग आएगा वो कौन सा आएगा? संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अगला जो भाग आता है भारतीय संविधान का वो कौन सा आता है? संघीय कार्यपालिका। रह जाएगा ध्यान। संघीय कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं तो ये भारतीय संविधान के भाग 5 में है। कौन से भाग में है? भाग 5 के अंदर, पार्ट 5 में। ठीक है, तो रह जाएगा पार्ट 5 के अंदर ये है संघीय कार्यपालिका। अगला है कि संघीय कार्यपालिका जो है ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल तक बताया गया है? संघीय कार्यपालिका जो है वो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल तक बताया गया है? तो ध्यान रखना है, संघीय कार्यपालिका जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक बताई गई है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका जो है वो भाग 5 के अंदर है और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होता है? तो संघीय कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, है ना, मंत्रिमंडल हो गया, मिनिस्ट्री हो गया। इसके अलावा जैसे महान्यायवादी जो है वो हो गया, अटॉर्नी जनरल जो है वो हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? संघीय कार्यपालिका के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट, संसद से। इससे स्टार्ट करते हैं संसद से। अब अपन जो नेक्स्ट लेते हैं वो लेते हैं अपनी पार्लियामेंट, संसद। तो संसद में आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि संसद का मतलब जो होता है वो होता है कि भाई संसद में 3 लोग होते हैं। संसद में कौन कौन होते हैं? संसद में 3 लोग होते हैं। एक तो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा संसद के अंदर होता है राज्यसभा। ठीक है, इसके अलावा संसद में होती है लोकसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट, संसद जो है वो कहलाते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसद में कौन कौन होता है। ठीक है, संसद में कौन कौन होता है या संसद किससे मिलकर बनती है? क्वेश्चन ये आएगा, संसद किससे मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे संसद में ये 3 ऑप्शन दे देंगे, इनके साथ में एक और जोड़ देगा अगला। तो ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि संसद जो होती है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, अगला है कि भाई इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं। तो देखो, संसद से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 79। संसद से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 79 रह जाएगा ध्यान। पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 79। अगला राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 52। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 52। ठीक है, राज्यसभा से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल है अनुच्छेद 80, आर्टिकल 80। ठीक है, लोकसभा से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहोगे आर्टिकल 81। कौन सा आर्टिकल बताओगे? आर्टिकल 81। तो इनके जो आर्टिकल हैं उनको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? 79 में। राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? 52 के अंदर। ठीक है, रह जाएगा ध्यान अच्छे से। अगला उसके बाद है कि भाई राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आप किस आर्टिकल के अंदर बताओगे? राज्यसभा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 80 में। लोकसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? अनुच्छेद 81 में। तो ऐसे ध्यान रख लेना। देखो, संसद आर्टिकल 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 रह जाएगा ध्यान। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब अपन इनको एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, इन सब की अपन बात करते हैं। तो ये अच्छे से ध्यान रखना आपको, ये कि भाई संसद और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, कौन कौन होता है इसके अंदर, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से। किससे स्टार्ट करते हैं? राष्ट्रपति से स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। इसके अलावा आपके देखो ध्यान रखना, आपके अगर कोई डाउट हो, तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट कर देना आप लोग, मैं उसके आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट।
कौन से आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल में है, तो अपन ने थोड़ी सी देर पहले देखा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 में। किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 52 में। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, उसमें ध्यान रखना आपको, राष्ट्रपति सबसे पहली चीज, राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रधान होता है, भारत का हेड होता है, हेड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि भारत का प्रधान कौन है, भारत का हेड कौन है, तो आप किसको बताओगे भारत का प्रधान, राष्ट्रपति को। किसको बताओगे, राष्ट्रपति को आप बताओगे भारत का प्रधान। ठीक है, अगली बात, राष्ट्रपति जो होता है वो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान। आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 53 कहता है कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव होगी, संघ की जो कार्यपालिका होगी, विधायिका का कार्यपालिका और न्यायपालिका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो संघ की जो कार्यपालिका होगी, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव होगी, उसका हेड कौन होगा, तो हेड कौन होगा, राष्ट्रपति। रह जाएगा ध्यान। अब देखो आपको यहां से ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं कि भारत का औपचारिक प्रधान, औपचारिक या नाम मात्र, औपचारिक या नाम मात्र प्रधान कौन होता है, और दूसरा अगर मैं बात करूं कि भारत का एक्चुअल हेड कौन होता है, या कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो देखो भारत का औपचारिक यानी फॉर्मल हेड जो होता है वो तो होता है राष्ट्रपति, यानी नाम मात्र का जो हेड अपन ने बना रखा है वो किसको बना रखा है, राष्ट्रपति को। लेकिन अपने यहाँ पर एक्चुअल पावर जो है वास्तविक रूप से सकते हैं किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। जैसे अगर अपन बात करें आज जो है अपने पावर किसके पास है, जो अपने रामनाथ कोविंद जो अपने राष्ट्रपति हैं उनके पास है, या अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, तो आप कहोगे पावर जो सारी है वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है ना। लेकिन अपन ने नाम मात्र का दिखा, दुनिया के सामने किसको दिखा रखा है, दुनिया के सामने अपन ने दिखा रखा है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि एक्चुअल जो हेड होता है अपना, वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो आपने अभी तक दो चीजें सीखी है कि भारत का प्रधान जो है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। दूसरा कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 53 कहता है। भारत का नाम मात्र प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन यहीं पे अगला क्वेश्चन घुमा रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो आप किसको कहोगे कि भारत का वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है यहां तक, चलो अगला उसके बाद में ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो होता है भारत का पहला नागरिक होता है। कि भाई भारत का पहला नागरिक, फर्स्ट सिटीजन कौन है, भारत का पहला नागरिक कौन है, तो आप किसको कहोगे भारत का पहला नागरिक। भारत का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक कौन है, तो भारत का पहला नागरिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। रह जाएगा ध्यान अच्छे से, भारत का पहला नागरिक कौन है, तो आप किसको बताओगे, राष्ट्रपति को बताओगे। ठीक है, अगला आपको ध्यान रखना है किसी भी सदन का सदस्य नहीं। देखो अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो होता है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। ना तो ये राज्यसभा का सदस्य होता है, ना ही ये लोकसभा का सदस्य होता है। तो रह जाएगा ध्यान कि राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही लोकसभा का सदस्य होता है। तो देखो अपन ने क्या देखा, राष्ट्रपति भारत का प्रधान होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, भारत का पहला नागरिक फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति होता है, और ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है।
राष्ट्रपति जो है वो कहाँ पर रहता है, तो वो रहता है राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट हाउस में। कहाँ पर रहता है, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो है वो ध्यान रखना आपको कौन सी पहाड़ी पर है, तो रायसीना हिल्स पर है। कहाँ पर लोकेटेड है, तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति भवन जो है वो कौन सी पहाड़ियों पर है, तो रायसीना पहाड़ी पर है। ठीक है, जो अरावली हिल्स है, अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली तक चली जाती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये अरावली की पहाड़ी हैं जिनको दिल्ली में रायसीना पहाड़ी कहा जाता है, तो उनके ऊपर राष्ट्रपति भवन लोकेटेड है। राष्ट्रपति भवन जो है इसका उद्घाटन कब हुआ, इनॉग्रेशन कब हुआ, तो आप कहोगे 15 फरवरी 1931 को, यानी लॉर्ड इरविन के समय। वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन, इसके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। लॉर्ड इरविन के टाइम में ये हुआ था इनॉग्रेशन, 15 फरवरी 1931 को। रह जाएगा इनॉग्रेशन कब हुआ था इसका। ठीक है, अगला राष्ट्रपति भवन जो है यहाँ पर एक गार्डन है जिसका नाम है मुगल गार्डन। राष्ट्रपति भवन जो है वहाँ पर कौन सा गार्डन है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति भवन में कौन सा गार्डन है, मुगल गार्डन है। तो मुगल गार्डन कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना अच्छे से कि राष्ट्रपति भवन में है। ठीक है, अगला राष्ट्रपति जो भवन है इसका वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर कौन है। राष्ट्रपति जो भवन है इसका वास्तुकार कौन है, तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार है सर एडविन लुटियंस। तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है, सर एडविन लुटियंस। तो क्या क्या कहा मैंने राष्ट्रपति भवन के बारे में कि ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, रायसीना पहाड़ी पर लोकेटेड है, रायसीना हिल्स पर लोकेटेड है। उद्घाटन कब हुआ था, 15 फरवरी 1931, लॉर्ड इरविन, जो लॉर्ड इरविन वायसराय था उसके समय हुआ था। अगला है कि राष्ट्रपति भवन में कौन सा गार्डन है, तो आप कहोगे मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन के अंदर। ठीक है दोस्तों, और अगला ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है, तो कौन है, सर एडविन लुटियंस है। कौन है, सर एडविन लुटियंस है। रह जाएगा ध्यान यहां तक का अच्छे से। अगला उसके बाद अपन देखते हैं राष्ट्रपति जो होता है इसका वेतनमान, सैलरी कितनी होती है। राष्ट्रपति का वेतनमान कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतनमान कितना होता है, राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए। कितना होता है, 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का वेतनमान कितना है, 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो वेतनमान होता है इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो ये टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त होता है, यानी राष्ट्रपति के वेतन पर टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति का वेतनमान टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त होता है। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का वेतन जो है वो कॉन्सोलिडेट फंड से दिया जाता है। इट इज गिवन फ्रॉम कॉन्सोलिडेट फंड, संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, एक तो क्या कहोगे आप, इसकी सैलरी जो होती है वो टैक्स फ्री होती है, कर मुक्त होता है। दूसरी इसकी जो सैलरी होती है वो कॉन्सोलिडेट फंड से दी जाती है, संचित निधि से दी जाती है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है इसके वेतनमान में कि कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, सैलरी जो है वो इसकी डिक्रीज नहीं हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है लेकिन डिक्रीज नहीं हो सकती। इसकी सैलरी को आप कम नहीं कर सकते हो जब भी अपने पद पर है। ठीक है, तो क्या क्या कहा है मैंने, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का वेतनमान कितना होता है, तो आप कहोगे साहब 5 लाख रुपए होता है। अगला, क्या राष्ट्रपति के वेतन पे टैक्स लगता है, तो आप कहोगे टैक्स फ्री होता है राष्ट्रपति का वेतन। तो अगला कि राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो कहाँ से दी जाती है, तो कॉन्सोलिडेट फंड, संचित निधि से। भारत सरकार की कुछ निधियाँ होती है, संचित निधि, आकस्मिक निधि, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि वेतनमान जो दिया जाता है वो कॉन्सोलिडेट फंड से दिया जाता है, यानी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और अगला ध्यान रखने के भाई
इसके टेन्योर के दौरान, इसके कार्यकाल के दौरान इसके वेतन को, सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, डिक्रीज नहीं किया जा सकता है। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। अगला देखो अपन बात करते हैं कि अगर कोई भारत का राष्ट्रपति बनना चाहे, ठीक है, तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई भारत का राष्ट्रपति बनना चाहे तो उसके लिए क्या योग्यता होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। तो योग्यता क्या क्या होगी, योग्यता ये होगी कि भाई एक तो आपको ध्यान रखना है, सब में एक योग्यता तो होती है, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एट विद एडवांटेजियस पोस्ट, यानी वो एडवांटेजियस पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करी होगी कि लाभ का पद कौन सा होता है। लाभ का पद होता है जहां पर अपन सैलरी के लिए काम करें, जैसे गवर्नमेंट नौकरी होगी तो वहां पर अपन सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो होता है लाभ का पद, ठीक है ना। और एक होता है सेवा का पद। सेवा का पद कौन सा होता है, जहां पर अपन सेवा कर रहे हैं, जैसे विधायक, सांसद, ठीक है ना, और जैसे मंत्री हो गए, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति खुद का पद हो गया, ठीक है ना, जैसे उपराष्ट्रपति का पद हो गया, राज्यपाल का पद हो गया, तो ये सारे किसके पद हैं, सेवा के पद हैं, ठीक है। रह जाएगा ध्यान आपको अच्छे से। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जैसे मंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, ठीक है ना, तो इनको जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, तो अगर ये जिस टाइम में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो उसको अचानक से इनको अपनी सदस्यता नहीं छोड़नी होगी, ठीक है ना। जब ये उस पद पे चले जाएंगे तो पीछे वाला पद जो है ये छोड़ देंगे। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। अगला देखो, अगला है कि भाई ये लोकसभा का मेंबर, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भाई ये योग्यता तो इसके पास होनी चाहिए कि ये क्या बन सके, लोकसभा का मेंबर इलेक्ट हो सके, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके, ये योग्यता इसके पास होनी चाहिए। और एक आपको ध्यान रखना है कि भाई इसकी मिनिमम एज, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है, 35 वर्ष। कितनी होती है, 35 वर्ष, 35 ईयर। रह जाएगा ध्यान अच्छे से कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता, योग्यता किस आर्टिकल में बताई गई है, 58 के अंदर, भारत का नागरिक होना चाहिए, एडवांटेजेस पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने की योग्यता होनी चाहिए, और मिनिमम एज कितनी होगी उसकी, 35 ईयर होगी, ठीक है यहाँ तक। तो ये सारी चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति से रिलेटेड अभी थोड़ा लंबा चलेगा अपन, तो धीरे धीरे अपन अगली क्लास में इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो अपन ने बात करी है राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अब अपन जो स्टेट जीके वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। स्टेट जीके वाला जो पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं उसमें अपन ने, मैंने कहा कि आज अपन जो स्टेट लेंगे वो कौन सा लेंगे, झारखंड स्टेट लेंगे। आज अपन कौन सा स्टेट लेने वाले हैं, तो आज अपन लेने वाले हैं झारखंड स्टेट। कौन सा स्टेट लेने वाले हैं, झारखंड स्टेट लेने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, झारखंड जो है इसका गठन कब हुआ, झारखंड जो है इसका गठन कब हुआ था, झारखंड कब बनाया गया, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है इसका गठन हुआ था। रह जाएगा ध्यान। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये झारखंड जो है बिहार से अलग होकर, किससे अलग होकर बनाया गया था, बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बनाया गया था, 28वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। किससे अलग होकर बनाया गया था, बिहार से अलग होकर बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। और ये कौन सा स्टेट बना था उस समय, तो ये भारत का 28वां राज्य बना था, ठीक है।
अगला, झारखंड की राजधानी, कैपिटल कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। रह जाएगा ध्यान, झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। अगला है, झारखंड के सीएम कौन है? ठीक है, यानी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखना है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। अगला आता है कि झारखंड जो है यहाँ की राज्यपाल, गवर्नर। झारखंड जो है यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो झारखंड की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ की राज्यपाल है। तो ध्यान रखना है, झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बनाया गया था इसको। और ये कौन सा राज्य बना? भारत का 28वां राज्य बना था। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। अगला उसके बाद आपको ध्यान रखना है, झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है। झारखंड के गवर्नर जो है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, अगला आपको ध्यान रखना है, अगर अपन बात करें झारखंड से जो सीटें हैं उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें झारखंड से विधानसभा की कितनी सीटें हैं। अगला अपन बात करें झारखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। या पहले अपन बात करते हैं झारखंड से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और झारखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो देखो ध्यान रखना है, झारखंड से विधानसभा की लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसकी सीटें कितनी हैं? 81। कितनी सीटें हैं? 81। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप कहोगे 6। कितनी सीटें हैं? 6। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप कहोगे 14 सीटें। विधानसभा की 81 सीटें, राज्यसभा की 6 सीटें और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। अगला है, झारखंड जो है यहाँ का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु है इंडियन एलिफेंट, भारतीय हाथी। कौन सा है राज्य पशु? इंडियन एलिफेंट, भारतीय हाथी। ठीक है, अगला है राज्य पक्षी। यहाँ का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यहाँ की राज्य पक्षी है कोयल। ठीक है, रह जाएगा ध्यान अच्छे से। अगला है, यहाँ का राज्य पुष्प कौन सा है? यहाँ का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प है यहाँ का पलाश। ठीक है, राज्य पुष्प कौन सा है? पलाश। अगला है, यहाँ का राज्य वृक्ष कौन सा है? यहाँ का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष है यहाँ का शाल। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। देखो यहाँ का राज्य पशु कौन सा है? तो आप कहोगे इंडियन एलिफेंट। ठीक है, अगला यहाँ का राज्य पक्षी तो कोयल। राज्य पुष्प फ्लावर कौन सा है? पलाश। राज्य वृक्ष कौन सा है? ट्री कौन सा है? तो आप कहोगे साल का वृक्ष जो है वो। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। आगे अपन बढ़ते हैं इससे। अब झारखंड की
आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो आप कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज बताओगे? हिंदी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? आधारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। अगला है झारखंड में कितने जिले हैं? डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? कितने जिले हैं? तो झारखंड में कितने जिले दिए गए हैं? 24 जिले। कौन कितने जिले हैं? 24 जिले। ठीक है। अगला है हाईएस्ट पीक, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, झारखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो झारखंड की हाईएस्ट पीक जो है वो है पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। तो झारखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो आप कौन सी बताओगे? पारसनाथ। ठीक है। आधिकारिक भाषा हिंदी, जिले कितने हैं? 24। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कौन सी बताओगे? पारसनाथ जो है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अगला आपको ध्यान रखना है, झारखंड जो है यहाँ पर है बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आप कहाँ पर बताओगे? झारखंड के अंदर है। रह जाएगा अच्छे से ध्यान। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो झारखंड के अंदर है। अगला आपको ध्यान रखना है झारखंड के अंदर यहाँ पर अगर अपन कुछ वाटरफॉल्स की बात करें, ठीक है, अपन बात करें यहाँ पर वाटरफॉल्स की, जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पर एक तो है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, हुंडरू वाटरफॉल। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? झारखंड में है। हुंडरू जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर है? तो आपको ध्यान रखना है स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, कौन सी रिवर पर है? तो आप कौन सी रिवर पर बताओगे? स्वर्णरेखा नदी पर बताओगे। ठीक है, तो आगे अपन जो और जो चीजें हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ तक का। ठीक है, और बाकी जो अपन बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो इनको अच्छे से नोट्स बनाना और इनको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद करोगे और बहुत अच्छे से इनका नोट्स बनाओगे। वाटरफॉल एक दो और हैं जिनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और झारखंड से रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।